नमस्कार दोस्तों, एसएसटी रीट लेवल सेकंड के लिए हमने यहाँ पर मॉडल टेस्ट पेपर शुरू किया है। तो उसमें हम ये सेकंड मॉडल टेस्ट पेपर आपको बता रहे हैं दोस्तों। इससे पहले हमने एक फर्स्ट पेपर डाल दिया है, उसमें हमने 60 प्रश्न आपको बताए थे अच्छे से, और सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि आरबीसी और एनसीईआरटी की बुक्स से हमने ये क्वेश्चन बनाए हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 61 से लेकर के आगे। आज मैं सोच रहा हूँ कि इसमें आपको 100 क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, 40-45 मिनट के आसपास हो सकता है। तो चलिए हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, इसमें ज़्यादा विस्तृत व्याख्या नहीं करेंगे इसमें किसी चीज़ की, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। वैसे आप सब कुछ पढ़ चुके हो, ये तो केवल लास्ट टाइम में समराइज करने के लिए आपको काम आएगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, 61 नंबर का सवाल देखते हैं। इसमें थोड़ा सा 61 का रह गया है सवाल। मैं आपको पहले 61 नंबर का सवाल दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख के बता दूंगा आपको। इंडोनेशिया का अर्थ है, यानी इंडोनेशिया का क्या अर्थ है, ये हमारा जो सवाल है ये 61 नंबर का है, ठीक है। इंडोनेशिया का क्या अर्थ है, ये सवाल है हमारा। तो यहाँ पर उत्तर में आपको याद रखना होगा, इंडोनेशिया का अर्थ है भारतीय द्वीप। क्या अर्थ है? भारतीय द्वीप, ठीक है। तो ये हमारा 61 नंबर का सवाल हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 62। सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं। कंबोडिया को पहले किस नाम से जाना जाता था? ये हमारा सिंपल प्रश्न है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो उत्तर में याद रखना है फूनान। क्या कहते हैं? फूनान। कंबोडिया को पहले फूनान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अगला सवाल है 63 नंबर। कंबोज में अंगकोर वाट नामक प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कंबोज में अंगकोर वाट नामक प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बताइए। तो इसका आंसर याद रखना होगा, सूर्यवर्मा द्वितीय ने, सूर्यवर्मा सेकंड ने निर्माण करवाया। ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। ये सब प्रश्न किताबों से हमने छांट के बनाए हैं। अगला सवाल देखते हैं 64 नंबर पे। चंपा आधुनिक नाम है वियतनाम, ठीक है। चंपा आधुनिक नाम वियतनाम। राज्य का प्रथम राजा कौन था? मतलब चंपा राज्य का प्रथम राजा कौन था? उत्तर में याद रखोगे श्रीमार हिंदू। क्या नाम था? श्रीमार हिंदू, ठीक है। ऐसे अगला सवाल चलिए 65 नंबर। चंपा की राजभाषा क्या थी? चंपा की राजभाषा क्या थी? चंपा का मतलब आधुनिक नाम है वियतनाम, उसको हम चंपा कह रहे हैं। तो चंपा की राजभाषा है दोस्तों संस्कृत। क्या है? संस्कृत, ठीक है। आगे चलिए। मलाया द्वीप समूह को अब किस नाम से जाना जाता है? मलाया द्वीप समूह को अब किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है मलेशिया। किस नाम से जानते हैं? मलेशिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए। सुमात्रा का वर्तमान नाम क्या है? सुमात्रा का वर्तमान नाम क्या है? याद रखना है इंडोनेशिया। क्या नाम है? इंडोनेशिया। प्राचीन काल में स्वर्ण द्वीप कहते थे, यानी पहले इसको क्या कहते थे? इंडोनेशिया को प्राचीन काल में स्वर्ण द्वीप कहते थे। यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है कि भाई इंडोनेशिया को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, क्या उसे कहा जाता था? उत्तर याद रखना है स्वर्ण द्वीप, ठीक है। ऐसे आगे चलिए। अगला सवाल है लव देश को वर्तमान में क्या कहा जाता है? लव देश को वर्तमान में क्या कहा जाता है? उत्तर है लाओस। क्या कहते हैं? लाओस कहते हैं। लाओस किसको कहते हैं? लव देश को। आगे सुनिए। लव देश का प्रथम राजा कौन था? बताइए। लव देश का प्रथम राजा था श्रुतवर्मन। याद रखना है लव देश का प्रथम राजा था श्रुतवर्मन, ठीक है। आगे चलिए भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है ये अगला। सार्थवाहा किसे कहा जाता था? सार्थवाहा
किसे कहा जाता था? ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में। तो सुनिए, बाहरी देशों के साथ व्यापार को जाने वाले व्यापारी वर्ग का मुखिया सार्थवाह कहलाता था। ये इसका उत्तर है। अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप में बन के आ जाएगा तो आपको करना इस तरीका से आप कर सकते हो, यदि आपको ये याद रहेगा तो। सार्थवाह समझ गए ना? बाहरी देशों के साथ व्यापार को जाने वाले जो व्यापारी वर्ग था उसका जो मुखिया होता था ना, उसको कहते थे सार्थवाह। ठीक है, आगे चलिए। स्वर्ण के सिक्के को क्या कहा जाता था? जो सोने का सिक्का होता था उसको क्या कहा जाता था? ये भी अच्छा सवाल है। तो उत्तर याद रखना है, निष्क। क्या कहते थे? निष्क। और जो चांदी का सिक्का होता था उसको कहते थे धरण। क्या कहते? धरण। और जो तांबे का सिक्का होता था उसको कहते थे माशक तथा काकणी। हमने क्या है, सबको एक साथ लिख दिया, क्योंकि प्रश्न जरूरी नहीं कि सोने का आए, हो सकता है कि वो चांदी का सिक्का पूछ ले, तांबे का सिक्का पूछ ले, तो इसलिए सबको एक साथ लिख दिया है। अब कोई भी सवाल पूछे तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ याद रखना है कि सोने के सिक्के को तो कहते हैं निष्क, चांदी के सिक्के को धरण, तांबे के सिक्के को माशक तथा काकणी। ठीक है, अगला सवाल। भारत की स्थापत्य के स्मारक किन रूपों में मिलते हैं? भारत की स्थापत्य के जो स्मारक मिलते हैं वो किन रूपों में मिलते हैं? तो उत्तर याद रखना है, स्तंभ के रूप में, स्तूपों के रूप में, भवन के रूप में और गुहागृह के रूप में। इन रूपों में मिलते हैं ये। ठीक है, ऐसे। आगे सुनिए, कौन सा स्तूप सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ये बहुत अच्छा सवाल है। कौन सा स्तूप सबसे अधिक प्रसिद्ध है? उत्तर है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप सबसे अधिक प्रसिद्ध है, ऐसा माना जाता है। अब चलो अगला सवाल देखते हैं। अब तक हमारे सवाल हो चुके हैं आपके 73 सवाल। अब हम बता रहे हैं आपको अगला सवाल 74वां सवाल। देखिए, विश्व का पहला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था? ये भी अच्छा सवाल है। विश्व का पहला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था? उत्तर याद रखना है, तक्षशिला में। कहाँ? तक्षशिला में। ठीक है, विश्व का पहला विश्वविद्यालय। आगे चलो, प्राचीन भारत में कौन कौन सी 3 भाषाएं प्रचलित थीं? प्राचीन भाषा यानी प्राचीन समय में प्राचीन भारत के अंदर कौन कौन सी 3 भाषाएं प्रचलित थीं? ठीक है, जिनका प्रचलन ज़्यादा था उस समय। तो देखिए, एक तो थी संस्कृत भाषा, एक प्राकृत भाषा थी और एक पाली भाषा थी। ये आपको ध्यान रखना है नाम, संस्कृत, प्राकृत और पाली। ये 3 भाषाएं प्रचलित थीं प्राचीन भारत में। ठीक है, अब देखो अगला सवाल बहुत ही मोस्ट सवाल है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? मोस्ट प्रश्न है ये। उत्तर है विशाख दत्त। कहीं पर विशाखा दत्त भी मिल सकता है, तो याद रखना है विशाख दत्त या विशाखा दत्त, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, तो याद रहेगा, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है ये। इसके बाद में अगला प्रश्न भी बहुत ही मोस्ट है। भारवी की कृति का क्या नाम है? कृति यानी रचना। भारवी की रचना बहुत ही फेमस रचना है भारवी जी की, नाम है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम जो रचना है ये भारवी जी ने लिखी है और बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट भी है। अगला सवाल है, ये भी मोस्ट है सवाल। अब वैसे तो हमने सारे सवाल मोस्ट लिखे हैं इसमें, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र रचना किसकी है? देखो, अर्थशास्त्र जो रचना है वो किसकी है दोस्तों? कौटिल्य की। उत्तर याद रखना है, अर्थशास्त्र किसने लिखा है? कौटिल्य ने। ये भी अच्छा सवाल है। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, ये भी मोस्ट है। कालिदास की 7 रचना कौन कौन सी हैं? अब पहले तो ये बात एक समझ में आनी चाहिए कि कालिदास की कुल कितनी रचना है। उत्तर हो जाएगा 7 रचनाएं। अब 7 रचनाएं कौन कौन सी हैं हमने यहाँ नाम लिखा है 7 रचनाओं का। कुमार संभव है एक रचना, तो एक है रघुवंश, फिर है मेघदूत, फिर है ऋतु संहार। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं।
ठीक है, अब यहाँ 4 आपको बता दें, 5वीं यहाँ पर देखिए रचना है विक्रमोर्वशीयम। ठीक है, इसके बाद में है मालविकाग्निमित्रम और इसके बाद में है अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। इस तरह कालिदास की यहाँ पर 7 रचना मैंने बताई आपको। कितनी रचना है दोस्तों? 7 रचना है टोटल। इन 7 रचनाओं के नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, आगे चलिए। अगला सवाल है 80 नंबर। जैन धर्म का आगम साहित्य किस भाषा में लिखा है? यह भी अच्छा सवाल है। जैन धर्म का आगम साहित्य किस भाषा में लिखा है? उत्तर है प्राकृत भाषा में। किस भाषा में लिखा है? प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल। भास्कराचार्य के कौन से ग्रंथ संसार की अमूल्य निधि है? निधि यानी खजाना। भास्कराचार्य के कौन से ग्रंथ हैं जो संसार की अमूल्य निधि के रूप में जाने जाते हैं? उत्तर याद रखना है लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि। लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि, ये याद रखने हैं आपको नाम। अगला सवाल 82 नंबर। पाइथागोरस प्रमेय, ये प्रमेय चलती है आपकी मैथ में। पाइथागोरस प्रमेय, जिसको चित्ती प्रमेय भी कहा जाता है, इसका प्रतिपादन किसने किया? देखो कितना अच्छा सवाल है ये। पाइथागोरस प्रमेय का प्रतिपादन किसने किया? 2700 वर्ष पहले बोधायन ने किया है। किसने किया भाई? बोधायन ने। याद रखना, ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। पाइथागोरस प्रमेय का दूसरा नाम चित्ती प्रमेय भी आ सकता है। एग्जाम में आ गया कि चित्ती प्रमेय का प्रतिपादन किया किसने किया? बोधायन ने। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न है पुरुषोत्तमास किसे कहते हैं? पुरुषोत्तमास अधिक मास को कहते हैं। किसको कहते हैं? अधिक मास को। आगे चलिए। विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति कौन सी है? यह भी अच्छा प्रश्न है। विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद, जो कि भारत की देन है। और आज के समय में आयुर्वेद बहुत अच्छे से काम कर रही है। ठीक है, आयुर्वेद में हर बीमारी का जड़ से इलाज है। बिल्कुल बीमारी को खत्म करने की ताकत है आयुर्वेद के पास। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है 85 नंबर। सवाल को समझिए। रस चिकित्सा प्रणाली का आविष्कार किसने किया? रस चिकित्सा प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो उत्तर याद रखना है नागार्जुन ने किया। किसने किया? नागार्जुन ने किया। अगला सवाल 86 नंबर। विश्व का प्रथम सर्जन यानी कि शल्य चिकित्सक किसे माना गया है? शल्य चिकित्सक, चीड़-फाड़ करने वाला, ठीक है, ऑपरेशन करने वाला। तो उत्तर है सुश्रुत को। किसको माना गया है? सुश्रुत को। अगला सवाल 87 नंबर। प्राचीन काल में व्यावसायिक संगठनों को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में जो व्यावसायिक संगठन हुआ करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उत्तर है श्रेणी, श्रेष्ठी या गण। ठीक है, श्रेणी कहते थे या श्रेष्ठी या फिर गण कह सकते थे। अगला सवाल देखिए दोस्तों। प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कौन से देश को कहा जाता था? एकदम सिंपल है। तो उत्तर है भारत देश को। आपको पता है कि भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, ऐसे। अगला सवाल। प्रस्तर स्तंभ कहाँ स्थित है जो समतल भूमि पर बिना गाड़े खड़ा है? कितना बढ़िया सवाल है। यानी प्रस्तर स्तंभ कहां पर स्थित है जो समतल भूमि पर ऐसे ही खड़ा हुआ है बिना गाड़े? तो याद रखना है बेलूर कर्नाटक में स्थित है। कहां पर है? बेलूर कर्नाटक में। ठीक है, ऐसे। अगला प्रश्न देखिए। सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारणों को सर्वप्रथम किसने स्पष्ट किया? किसने स्पष्ट किया? जो सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण होता है, इसके क्या कारण है? इनके कारणों को सबसे पहले किसने स्पष्ट किया?
तो उत्तर याद रखना है आर्यभट्ट ने। किसने किया है दोस्तों? आर्यभट्ट ने। सारे ही प्रश्न बहुत ही जबरदस्त हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एक एक प्रश्न को छांट छांट के बनाया है। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न, पाई का यथार्थ मान किसने ज्ञात किया? पाई का यथार्थ मान, पाई आप जानते हैं मैथ में चलती इस तरह की चिन्ह होता है, तो पाई का यथार्थ मान किसने ज्ञात किया? उत्तर है आर्यभट्ट ने। किसने? आर्यभट्ट ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला सवाल है हमारा 92। सवाल थोड़ा बड़ा है लेकिन हमने इसमें बहुत सारे फैक्ट शामिल किए हैं जो कि आपके लिए बहुत मोस्ट हैं। निश्चित रूप से यहां से आपके लिए प्रश्न आएगा। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक, इससे जुड़े तथ्य कौन से हैं? आपके टॉपिक में भी चलता है ये। ठीक है, तो उससे रिलेटेड मैंने सारे फैक्ट यहां शामिल किए हैं। 1885 से लेकर के 1947 तक, इससे भी आगे मैंने 1950 तक इसमें फैक्ट शामिल किया है। तो आप देख सकते हैं एक एक बिंदु को याद करना है क्योंकि हर लाइन से प्रश्न बन सकता है। चलिए सबसे पहले 1 नंबर पे आंदोलन है, इधर आंदोलन या कोई भी घटना, और इधर वर्ष है, किस वर्ष में आंदोलन हुआ है या इसकी स्थापना हुई है। ऐसे सबसे पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। ये प्रश्न बन सकता है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। अगला सवाल, बंग भंग आंदोलन कब हुआ, जिसको स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं? तो ये हुआ है दोस्तों 1905 में। कब हुआ है? 1905 में। आगे है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई है। कब हुई है? 1906 में। 1906 में क्या हुआ है? मुस्लिम लीग की स्थापना। आगे चलिए, कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? सूरत फूट कहते हैं इसको। या तो सूरत फूट याद रखो या कांग्रेस का विभाजन याद रखो। ठीक है, और ये हुआ है 1907 में। ठीक है, ऐसे आगे है, होम रूल आंदोलन कब हुआ? होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ है। ठीक, आगे चलिए, लखनऊ पैक्ट हुआ, लखनऊ पैक्ट कब हुआ? 1916 में, दिसंबर के मंथ में हुआ है 1916 में। आगे है, मॉन्टेग्यू घोषणा, मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई है दोस्तों? 1917 में। डेट याद रखो तो 20 अगस्त 1917 में। आगे चलिए, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट कब आया है? 1919 में, और तारीख देखें तो 19 मार्च 1919। और अब देखो ये फैक्ट बहुत मोस्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में। ये बहुत ही मोस्ट फैक्ट है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं इनके आगे। अब इसके बाद में आगे देखिए दोस्तों, यहां से देखिए 10 नंबर पे, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन कब हुआ है? 1920 में। कब हुआ है? 1920 में। आगे चलिए, असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ, असहयोग आंदोलन का जो आरंभ हुआ है वो हुआ है 1920 में। कब हुआ है? 1920, 1 अगस्त 1920 में हुआ है। इसके बाद में जो बहुत ही फेमस घटना है, चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड, और ये हुआ है 1922 में। तारीख की बात करें तो 5 फरवरी 1922। ठीक है, आगे चलिए। आगे है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई है? 1923, 1 जनवरी 1923। ठीक, आगे चलो। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई है 1924 में। आगे देखिए, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? ये बहुत बढ़िया लाइन है, 1927 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई है 1927 में। आगे देखो, साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ? भारत में कब आया साइमन कमीशन नियुक्त होकर के? तो याद रखना है 3 फरवरी 1928 को आया था भारत में ये। ठीक है, आगे चलो। बारदौली सत्याग्रह, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। बारदौली सत्याग्रह हुआ
1928 अक्टूबर के महीने में। ठीक, आगे चलो। स्वाधीनता दिवस की घोषणा हुई, कब हुई बताइए? स्वाधीनता दिवस की घोषणा हुई 1930 को। कब हुई? 1930 को। आगे चलिए। नमक सत्याग्रह हुआ, नमक सत्याग्रह कब हुआ है? आपको तारीख याद रखनी है, स्टार्टिंग कब हुई है, कब से कब हुआ है। तो याद रखना है 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक, ये इसका टाइम है नमक सत्याग्रह का। आगे चलिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी मतलब आया हुआ सवाल है, प्रसिद्ध है। 6 अप्रैल 1930। कब हुआ है? 6 अप्रैल 1930। अगला सवाल। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ है 12 नवंबर 1930। 1930 याद रखना है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इसके बाद में गांधी इरविन समझौता हुआ। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के जस्ट बाद में गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ। यह हुआ है 8 मार्च 1931 को। कब हुआ है? 8 मार्च 1931 को। इसके बाद में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है और यह होता है 7 सितंबर 1931 को। ठीक है, उसके बाद में पूना पैक्ट होता है, पूना में पैक्ट होता है सितंबर 1932 में। कब होता है पूना पैक्ट? सितंबर 1932 में। इसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। कब हुआ? 17 नवंबर 1932 को हुआ दोस्तों। आगे चलिए। पाकिस्तान की मांग कब उठी? पाकिस्तान की मांग कब उठी? उत्तर है 22 मार्च 1940 को। 22 मार्च 1940 को। अगला सवाल। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया? क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया? तो उत्तर याद रखना है मार्च 1942। आगे चलो। भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 याद रखना है ये डेट। अगला सवाल। शिमला सम्मेलन हुआ 25 जून 1945। ठीक है, आगे चलिए। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुई है? 15 मार्च 1946 को। 15 मार्च 1946 को हुई है दोस्तों। आगे चलिए। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ है आपके 1946 में, यानी 24 मार्च 1946। और आगे है अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई? अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को हुई। आगे चलिए। माउंटबेटन योजना कब आई है? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई। आगे है भारत की स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई है 15 अगस्त 1947। और लास्ट है भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950। गणतंत्र की स्थापना हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह हमने यहाँ कांग्रेस की स्थापना से लेकर के भारतीय गणतंत्र की स्थापना तक का सफर आपको बताया, विकास यात्रा आपको बताई। ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहां से निश्चित रूप से प्रश्न आएगा, तो इनको तो आप ये मानो कि रट्टा लगाओ या कैसे भी करो, इनको बार बार सुनो, बार बार बोलो, रोज पाठ करो तो याद हो जाएंगे ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको पता है दोस्तों, आपके बैंकिंग का टॉपिक भी चलता है, आपके सिलेबस में बैंकिंग का टॉपिक भी जोड़ा गया है। तो बैंकिंग के टॉपिक से मैं आपको यहां पर जो प्रश्न बन सकते हैं, मोस्ट हैं, वो मैं आपको यहां बता रहा हूं। चलिए बैंकिंग वाले सवाल देखते हैं। 93 हमारा प्रश्न है, बैंकों को कौन कौन से वर्गों में बांटा जाता है? बैंकों को कौन कौन से वर्गों में बांटा जाता है? तो देखिए इसमें 4 वर्गों में हम बांटते हैं मोस्टली। एक तो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, एक विशिष्ट बैंक होते हैं, सहकारी बैंक होते हैं और केंद्रीय बैंक होते हैं। ठीक है, ऐसे इनके 4 वर्ग हो जाते हैं। आगे चलिए। वाणिज्यिक बैंक के कितने प्रकार होते हैं? जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं? उत्तर याद रखो, 2 प्रकार होते हैं। वाणिज्यिक बैंक के 2 प्रकार होते हैं, एक तो निजी क्षेत्र के होते हैं
और दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं। ये दो प्रकार हैं। अगला सवाल, भारत में ग्रामीण अर्थात कृषि वित्तीयन का प्रमुख स्रोत किस बैंक को माना जाता है? तो उत्तर याद रखना है, सहकारी बैंक को। सहकारी बैंक को माना जाता मुख्य स्रोत। ठीक है, ऐसे। अगला सवाल, विदेशी व्यापार को वित्तीय सहायता प्रदान करना किस बैंक का कार्य होता है? जो विदेशी व्यापार होता है उसमें वित्तीय सहायता करना कौन सी बैंक का काम होता है? तो उत्तर याद रखना है, विशिष्ट बैंक का। जो विशिष्ट बैंक होती है वो ये सारे काम देखती है। अगला सवाल, देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों की गतिविधियों का पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं नियमन किसके अधीन होता है? यानी कौन करता है ये सारे काम? ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो उत्तर याद रखना है, केंद्रीय बैंक के अधीन होता है ये सब कुछ। केंद्रीय बैंक ही जो वाणिज्यिक बैंक होती है उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखती है, पर्यवेक्षण करना, नियंत्रण करना, नियम इत्यादि बनाना, ये सारा काम केंद्रीय बैंक का होता है। तो इसमें केंद्रीय बैंक के बारे में बता रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसको देश का केंद्रीय बैंक कहते हैं। यानी भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है, ऐसे आप मानिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ये फैक्ट। आगे चलिए, 98 नंबर, बैंकों में विनिमय का सर्वाधिक सुविधाजनक एवं मितव्ययी माध्यम क्या है? ठीक है, लेन देन का जो माध्यम है वो क्या है? तो इसमें है चेक। चेक के माध्यम से। अब चेक भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो वाहक चेक होते हैं और एक रेखांकित चेक होते हैं। तो चेक के प्रकार भी ध्यान रखना है, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? वाहक चेक और रेखांकित चेक। क्लियर है? आगे चलिए। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हमारा 99 नंबर सवाल है, www की फुल फॉर्म क्या है? आपने ये तो देखा होगा मोबाइल इत्यादि में www, जब भी आप गूगल इत्यादि सर्च वगैरह करते हैं कुछ भी, तो ये आपने देखा होगा। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए यहां पर लिखा है वर्ल्ड वाइड वेब, ये इसकी फुल फॉर्म है। वर्ल्ड वाइड वेब किसकी फुल फॉर्म है? www की। आगे चलिए, 100 नंबर, इंटरनेट पर बैंकों की सेवाएं प्रदान करने को क्या कहा जाता है? इंटरनेट पर जो बैंकों की सेवाएं उपलब्ध होती है, हमें बैंकों की तरह काम हम कर लेते हैं, लेन देन इत्यादि वगैरह, ट्रांसफर पैसे कर लेते हैं, सारे काम बैंकों की तरह जो हमें सेवाएं मिल जाती हैं, उसको कहते हैं ई बैंकिंग। ई बैंकिंग सर्विस कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? ई बैंकिंग सर्विस कहते हैं उसको। ठीक है, चलिए आगे। 101, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से धन हस्तांतरण के दो प्रकार कौन से हैं? यानी जो पैसे का लेन देन करते हैं, ट्रांसफर करते हैं पैसे का, ठीक है, तो उसके दो तरीके कौन से हैं इलेक्ट्रॉनिक तरीके? तो उसमें आपको याद रखना है, एक तो है नेफ्ट, एक है आरटीजीएस। तो दो हो गए, नेफ्ट और आरटीजीएस। इनकी फुल फॉर्म देख लो आप। नेफ्ट की फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। फिर आरटीजीएस की है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, इनकी आप फुल फॉर्म भी याद रखना। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या है, आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है, धन हस्तांतरण के दो तरीके कौन कौन से हैं, ऐसे। आगे चलिए, अगला सवाल, बीमा अधिगोपनकर्ता किसे कहते हैं? सिंपल सवाल है, तो याद रखना है, जो व्यक्ति अथवा फर्म बीमा करती है उसे हम बीमाकार या फिर बीमा अभिगोपनकर्ता कहते हैं। ठीक है, बात समझ गए आप? या तो उसको हम बीमाकार कहते हैं या बीमा अभिगोपनकर्ता उसे कहते हैं। आगे देखो, अगला सवाल 103, बीमा के कौन कौन से प्रकार होते हैं? बीमा के कौन कौन से प्रकार होते हैं? कितने तरह के बीमा होते हैं, उसमें सबके प्रकार बता रहे हैं। तो देखिए, बीमा के प्रकारों में एक तो जीवन बीमा, साधारण बीमा, सामुद्रिक बीमा, अग्नि बीमा, इसके अलावा अन्य बीमा भी हैं। कौन कौन से? चोरी के विरुद्ध बीमा, पशुओं का बीमा, फसल बीमा, खेत बीमा और स्वास्थ्य बीमा, इसके बाद में वाहन बीमा, ये सब बीमा के प्रकारों में आते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अगला सवाल है, पूरे देश को कितने डाक समूहों में बांटा गया है? पूरे देश को। तो
तो उत्तर याद रखना है 22 डाक समूहों में बांटा गया है पूरे देश को। आगे चलिए, आगे हमारा सवाल बहुत ही अच्छा है। डीटीएच का पूरा नाम क्या है? डीटीएच का पूरा नाम क्या है? तो याद रखना है डायरेक्ट टू होम, ये पूरा नाम है, डायरेक्ट टू होम। आगे चलो, वर्तमान में पूरे देश में व्यवसायियों को भंडारण की सेवाएं कौन प्रदान कर रहा है? कौन प्रदान कर रहा है बताइए भंडारण की सुविधाएं? तो याद रखना है केंद्रीय सरकार का उपक्रम केंद्रीय भंडारण निगम कर रहा है। केंद्रीय भंडारण निगम ये सेवाएं दे रहा है। ठीक है, ऐसे आगे चलिए, इसमें हमारे कुछ प्रश्न और हैं अभी। यहां से देखो 107 नंबर पे, भंडार गृहों के कौन कौन से प्रकार हैं? भंडार गृहों के प्रकार कौन कौन से हैं? ये भी अच्छा सवाल है। तो याद रखना है निजी भंडार गृह होते हैं, सार्वजनिक भंडार गृह होते हैं, बंधक माल गोदाम भंडार गृह होते हैं, सरकारी भंडार गृह होते हैं और सहकारी भंडार गृह होते हैं। ये हमारे प्रकार हैं भंडार गृहों के। ठीक, आगे चलिए, आगे हमारा सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? बहुत अच्छा सवाल है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई है। आगे चलिए, कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित है? रिजर्व बैंक से संबंधित कौन सा काम है आपको बताना है। तो देखिए यहां पर सारे कामों को हमने लिख दिया है। वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, मुद्रा जारी करना, मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करना, ठीक है, कंट्रोल में रखना। ये सारे के सारे काम भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित हैं। ठीक है, आगे चलिए, अगला सवाल है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो याद रखना है वर्ष 1949 में भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया था, तब राष्ट्रीयकरण हुआ है। अगला सवाल, आरबीआई के 4 जोनल कार्यालय कौन से हैं? आरबीआई के 4 जोनल कार्यालय कौन से हैं? तो याद रखना है 4 जोनल कार्यालय हैं आरबीआई के। एक तो चेन्नई में है, एक दिल्ली में है, एक कोलकाता में है और एक मुंबई में है। ये 4 जोनल कार्यालय हैं आरबीआई के। ठीक है, ऐसे आगे चलिए, आगे हमारे सवाल देखते हैं और कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ सवाल और बचे हैं हमारे, उनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, रेपो रेट क्या है? ये मोस्ट सवाल है आपके, रेपो रेट, क्योंकि बैंकों में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आपने देखी होगी, चलती रहती है, अखबार वगैरह में भी आता रहता है ये, लेकिन इसको क्लियर समझो कि है क्या ये। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं रेपो रेट क्या है, समझो इसको उत्तर में। जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। क्लियर है? आपको पता है कि जो वाणिज्यिक बैंक हैं वो आरबीआई से पैसा उधार लेती हैं। अब उधार लेंगे तो ब्याज भी देना पड़ेगा उनको, तो आरबीआई जो बैंक है वो वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है पैसा। ठीक है, तो जो उधार देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर आरबीआई खुद ले लेता है वाणिज्यिक बैंकों से, तो वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, जो कि अगले सवाल में मैंने लिखा है। अगला सवाल है 113, रिवर्स रेपो रेट क्या है? इसका थोड़ा विपरीत मान लो, तो इसका मैं आंसर बता रहा हूं। आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, क्योंकि रिवर्स हो रहा है काम। एक तो है कि आरबीआई जब वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसको तो कहेंगे रेपो रेट, ठीक, लेकिन जब आरबीआई को खुद को आवश्यकता पड़ रही है तो वाणिज्यिक बैंकों से खुद उधार लेता है, उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्लियर है? अब चलिए आगे, 114 नंबर, आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? बहुत बढ़िया सवाल है ये, याद रखना है शशिकांत दास। कौन है? शशिकांत दास हैं वर्तमान में गवर्नर, और ये 11 दिसंबर 2008 से लगातार चल रहे हैं। अभी इनका कार्यकाल भी बढ़ा दिया है और ये रहेंगे 24 तक। ठीक है, 24 तक रहेंगे ये। आगे चलिए, अगला सवाल, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? प्रथम गवर्नर कौन थे? तो याद रखना है
सर आसवर्ण ए स्मिथ। सर आसवर्ण ए स्मिथ थे पहले गवर्नर, प्रथम गवर्नर। इनका जो कार्यकाल था 1935 से 37 के बीच रहा है। ठीक है, आगे चलिए अगला सवाल, आरबीआई के पहले डिप्टी गवर्नर कौन थे? पहले डिप्टी गवर्नर, बहुत बढ़िया सवाल है ये भी, तो याद रखना है सर जेम्स ब्रेड टेलर, ये थे पहले डिप्टी गवर्नर। ठीक है, आगे चलिए अगला सवाल है 117, आरबीआई के वर्तमान डिप्टी गवर्नर कौन हैं? ये एकदम करंट लेटेस्ट सवाल है आपका कि आरबीआई के वर्तमान डिप्टी गवर्नर कौन हैं। अब देखो, आपको पहले तो हम ये बता दें कि आरबीआई के अंदर एक तो गवर्नर होता है, जो कि हम बता चुके हैं शशिकांत दास जी हैं गवर्नर, लेकिन इनकी सहायता के लिए 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं, एक नहीं 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। अभी वर्तमान में 4 डिप्टी गवर्नर हैं, तो यहां पर हमने एक नाम लिखा है एम राजेश्वर राव। ठीक है, इनकी नियुक्ति हुई है 9-10-20 से। इनके अलावा और भी हैं 3, तो मैं एक बार चारों के नाम बता देता हूं अभी जो डिप्टी गवर्नर के रूप में मतलब पदभार संभाल रखा है। एक तो है महेश कुमार जैन जी, ठीक है, दूसरे हैं डॉक्टर एमडी पात्रा, तीसरे हैं एम राजेश्वर राव और चौथे हैं टीबी शंकर। ये 4 हैं डिप्टी गवर्नर अभी। ठीक है, क्लियर। आगे चलिए 118, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? बहुत बढ़िया सवाल है ये। उत्तर याद रखना है सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख जी थे। समझ गए बात को। इनका कार्यकाल है 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक। अगला सवाल देखिए, सेकंड लास्ट, उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता कौन है? कंज्यूमर। याद रखना है वस्तुओं और सेवाओं का क्रेता उपभोक्ता कहलाता है। जो वस्तुएं खरीदता हो या सेवाएं खरीदता हो उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। आज के सेशन में लास्ट हमारा क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना? उत्तर है 1986 में बना। कब बना दोस्तों? 1986 के अंदर। तो इस तरह हमने इसमें आपको टोटल 60 प्रश्न बताए, क्योंकि आपके पेपर में एसएसटी में 60 प्रश्न आते हैं, तो ये सारे के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही मोस्ट हैं। इनको आप जरूर पढ़ना और जरूर याद करना। निश्चित रूप से यहाँ से आपके प्रश्न आएंगे दोस्तों। आपको इसमें जो पात्रता परीक्षा है उसमें भी काम आएंगे और जो मेन एग्जाम है उसमें भी आपके लिए काम आएंगे। तो ये हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पे हम आगे भी आपको प्रश्न लेकर आएंगे इसी तरह से, क्योंकि हमारे पास लगभग 1000 क्वेश्चन के आसपास हैं जो कि हमने खुद ने तैयार किए हैं। सारी किताब वगैरह पढ़ करके अच्छे से हमने तैयार किया है, जो कि आपके लिए लाभदायक होंगे। तो धन्यवाद सबके लिए, आपने अच्छे से सुना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना सबके, जिससे कि सबको फ़ायदा मिलता रहे। आगे हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। धन्यवाद सबके लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।